श्री भगत सिंह कोश्यारी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जरा जो बजट पेश किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे साथियों ने, और मुझे तो आज ऐसा लगा कि पार्टी से ऊपर उठ कर के भी काफ़ी लोगों ने बजट की प्रशंसा की है। इसलिए थोड़े बहुत अगर कमियां भी निकाली तो शुरू में यही कहा कि वी अप्रिशिएट इट, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। मैं सोचता हूं कि पिछले 5-7 वर्षों से मैं सुन रहा हूं बजट को, ऐसा पहला अवसर है कि जब इतने लोगों ने इसके बजट का सम्मान किया, उसका आदर किया और उसके प्रति सब लोगों ने सद्भाव दिखाया। मानवर बजट की गहराइयों पर मेरे अनेक साथियों ने, पहले जयंत जी ने, किरीट जी ने और अभी भी येदियुरप्पा जी ने बहुत सारे बजट की विशेषताओं पर अपने बयान दिए हैं और अन्य साथियों ने भी दिए हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से अपने आप में परिपूर्ण है और एक प्रकार का शायद बहुत वर्षों बाद ऐसा बजट दिखा होगा कि जिसका सबसे कम विरोध हुआ होगा। मैं पिछले 5-7 दिन से मीडिया को देख रहा था, यहाँ माननीय सदस्यों को भी सुन रहा था। एक बात मैं विशेष करके जो अंग्रेजी के माध्यम के पत्र रहते हैं उनमें एक बात देख रहा था कि देयर्स नथिंग रेवोल्यूशनरी, अर्थात इसमें कोई क्रांतिकारी नहीं है। मानो उनको लगता था, अब उनको ये नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो शासन में आने से पहले यूपीए पर बुलेट चला दी, वो अपने आप में बड़ा रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन उन लोगों ने शायद इस ओर ध्यान नहीं दिया और बहुत से लोगों ने कहा रिवॉल्यूशनरी नहीं है। मैं इस बारे में इतना कह सकता हूँ, बजट को गहराई से सुनने, पढ़ने, पुनः पुनः देखने के बाद ये रिवॉल्यूशनरी नहीं हो सकता, ये बात सही है, क्योंकि हम कोई रिवॉल्यूशनरी काम करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम सब लोगों ने देश को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। इस बजट ने जो काम किया है वो क्या कि इससे पहले के जितने बजट थे दे वर ऑल इन्वोल्यूशनरी, अर्थात वो सारे के सारे ऐसा लगता था कि देश हो ओनली ड्राउजीनेस, ओनली स्लीपीनेस, ऐसा लगता था कि उस बजट के बाद शायद सब कुछ सो गया है, सारी अर्थव्यवस्था सो गई है, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। तो उस इन्वोल्यूशनरी को ख़त्म करके मैं सोचता हूँ कि हमारे आदरणीय जेटली जी के बजट ने एक इवोल्यूशनरी बजट, जो आगे को अभ्युदय का बजट है, जो आगे को उत्क्रांति का बजट है, ऐसा बजट प्रस्तुत किया है। और मैं सोचता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और सुप्ता अवस्था से हम धीरे धीरे आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस दिशा में बजट है। इसलिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। मान्यवर, बजट में मुझे लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी बहुत विद्वान है और विद्वानों के बारे में शेक्सपियर ने एक जगह कहा है, हैव मोर देन दाउ सोवेस्ट, अपने पास उतना जितना तुम दिखाते हो उससे ज़्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। निश्चित रूप से जो कुछ भी उन्होंने बजट में दिखाया है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा माननीय सदस्यों से, अगर आप गहराई में जाएंगे, देयर इज मोर देन व्हाट ही हैज शोन इन हिज बजट, और शायद उसको अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको लगेगा देयर इज मोर देन व्हाट ही हैज शोन इन हिज बजट। अगले वाक्य में शेक्सपियर कहते हैं, स्पीक लेस देन दाउ नोएस्ट, आप जितना जानते हो उससे कम बोलो। वैसे ही अरुण जी कम बोलते हैं, 90 तुले बोलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो शायद जितना अधिक बोल सकते थे उससे भी कम बोल करके उन्होंने दिखाया है कि एक गुरु गंभीर, एक ऐसे धैर्यवान और समझदार व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ बजट है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि ये बजट, जहाँ तक बजट का सवाल है, मैं बहुत उसमें से सारे विषयों पर नहीं जा रहा हूं, अगर विषयों पर जाऊंगा तो पूरा लंबा समय लगेगा, जितने उनके उसमें सारे गरीबों से लेकर के अमीरों तक का। एक जगह कहीं मैंने विनोबा जी को पढ़ा था, विनोबा जी को कहते हैं कि आपकी योजना ऐसी होनी चाहिए जो दरिद्र नारायण से लेकर के श्रीमन नारायण यानी बद्री नारायण तक होनी चाहिए।
अर्थात बेस्ट से लेकर समस्त परमेष्ट तक होनी चाहिए, ऐसा विनोबा जी ने एक जगह कहा है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये बजट अमीरों से लेके गरीबों से लेके अमीरों तक सबके लिए इस बजट में कहीं न कहीं कुछ सुविधा है। हो सकता है कम दिया होगा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें दिया है। इसलिए ये बजट सर्वस्पर्शी है और सबको छूने वाला बजट है, ऐसा ये बजट है। इसमें जहाँ तक गरीबों का सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि समय कम होगा। मैं इतना कहना सकता हूँ कि 2019 तक सारे घरों के स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्था करने का लक्ष्य ये केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि ये होने वाला काम है। ये काम आपने उसमें करके दिखाया है। इसी प्रकार से आपने 2022 तक सबको घरों की योजना देने का काम किया है। हम वैसे काम करते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी, तो आज भी वो सफल है। और मैं जहां भी हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाता हूं, वो सब लोग अटल जी को याद करते हैं कि आपने ऐसी योजना दी है। तो ये योजना हम ऐसी बनाते हैं जो सचमुच आगे हो। आपकी तरह से, पिछली सरकार की तरह से ऐसी योजना नहीं बनाते हैं कि आपने योजना तो बना दी पर पता लगा कि सारा पैसा जो है वो स्कैम में चला गया, घोटालों में चला गया और काम अधूरे के अधूरे रह गए। यानी मेरे पास तो मनरेगा के पूरे आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों पर बहुत नहीं जाऊंगा, सारे आंकड़े बहुत लंबे हो जाएंगे, कि 2010-11 से ये घटते जा रहे हैं और घटते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे काम नहीं करते हैं। और जहां तक सवाल है कि हमारे इसमें बजट में सारे राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 37,000 से ऊपर करोड़ रुपया रखा गया है। मनरेगा के लिए 34,000 करोड़ से ऊपर रखा गया है। स्मार्ट सिटी उसके लिए 7,000 करोड़ से ऊपर रखा गया है। और जैसा मैंने कहा कि दरिद्र नारायण से ये बद्रीनारायण तक किया गया है, तो नमामि गंगे और केदारनाथ और बद्रीनाथ तक की इसमें चिंता की गई है। एक प्रकार का ये संपूर्ण बजट है। मैं सोचता हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना एक नई बहुत बढ़िया योजना आई है। और इसी प्रकार से SME हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, पावर जनरेशन के लिए 10 साल तक का और टैक्स छूट देना, हॉलीडे ना हो, बुलेट ट्रेन हो, कृषि में 8 लाख करोड़ का हो योजना हो। तो ऐसी सारी चीज़ें ऐसी हैं। विनिवेश के लिए 63,000 करोड़ की व्यवस्था की गई हो। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बजट को एक प्रकार का परिपूर्ण बजट कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णमासाय। एक मिनट आप कर लूंगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दूंगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इस समय सूखा पड़ा है, मेरे यहाँ पेयजल की बड़ी कठिनाई है। इसी वर्ष मेरे क्षेत्र में जमरानी बांध, वो सारे प्रदेश और देश के हित में यमुना में किसाऊ बांध स्वीकार करने का कष्ट करें। रेल मंत्रालय के पास साधन नहीं है, इसलिए सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट किच्छा, सितारगंज, टनकपुर, बागेश्वर जो सीमा से मिलती है, इस रेल लाइन को आप नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में लेने की कृपा करेंगे तो सारा देश का भला होगा। आप रक्षा मंत्री भी हैं, उस दिशा में लाभ होगा। और इसी प्रकार से पूर्व भाजपा सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज दिया गया था, पिछली यूपीए की सरकार ने उसको खत्म कर दिया। हिमाचल और उत्तराखंड में इसे पुनः आप जीवित करने के कष्ट करेंगे। मेरे क्षेत्र में नैनीताल और उधम सिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा है, उसके लिए विशेष व्यवस्था करने की आप कृपा करेंगे। इसी प्रकार से नैनीताल में कोई क्षेत्र में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय और सड़कों के ऊपर फ्लाईओवर की आप योजना बनवाने का कष्ट करेंगे। उत्तराखंड आपदा से पीड़ित है, आप सब लोग जानते हैं, वहाँ पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर इस साल सौभाग्य से अधिक बारिश नहीं है, पिछले बार की जैसी बारिश होती अनेक शहर डूब जाते। मेरा आपसे निवेदन है कि सारा केंद्र इस योजना को अपने हाथ में ले और वहाँ तटबंध बनाना और पुनर्वास की योजना के कष्ट करें। और एक विशेष आपसे मेरा निवेदन है कि हिमालय, विशेष करके उत्तराखंड में हम पर्यावरण की बड़ी रक्षा करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ क्योंकि पर्यावरण के कारण विकास कार्य नहीं पाते हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि 2,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ग्रीन बोनस के रूप में आप देने की कृपा करें। अंतिम बिंदु मेरा निवेदन है कि स्मार्ट सिटी बनाने का आपने तय किया है, कृपया उत्तराखंड में पलायन रोकने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुक्तेश्वर, पिथौरागढ़ और गैरसैंण जैसी जगहों पर आप स्मार्ट सिटी बनाने का कष्ट करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sir Chairperson, I rise to support the budget 2014-15 on my behalf.